नमस्कार दोस्तों। उड़ान प्लस 500 का करंट अफेयर्स में जो हम लोग फॉर प्रीलिम्स 2022 के लिए स्कीम से रिलेटेड जो हमारी मैगज़ीन है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उसमें हम लोग पहली हमारी जो स्कीम्स है वो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है DTI से रिलेटेड, एंड सेकंड स्कीम से हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एंड थर्ड स्कीम से वन रैंक वन पेंशन स्कीम्स। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्कीम्स न्यूज़ में क्यों रही? अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना एक डिफेंस इन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स लॉन्च की है। इसकी नोडल एजेंसी, जैसा कि हमें पता है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वही इसकी नोडल एजेंसी हो जा रही है। इसका नेचर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब एक ऐसी स्कीम्स जिसका पूरी तरीके से जो खर्चा है वो सेंट्रल ही वहन करने वाली है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पर जो डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए, उसको इंक्रीज़ किया जाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका होगा इंडिजीनियसली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए, जिसमें मेन जो फोकस पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो MSME सेक्टर का होना चाहिए, स्टार्टअप्स का होना चाहिए, एंड ब्रिजिंग गैप्स जो है ना जो कंट्री में, उसको कंप्लीट किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ड्यू टू कोविड-19 भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को स्टार्ट किया गया था। ये कैंपेन, ये जो अभियान स्टार्ट किया गया था, उसके तहत विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग तरीके की स्कीम्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे हमारे इसके पिलर्स हैं, कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। तो सबसे पहले इसके जो पिलर्स एंड कंपोनेंट्स हैं, ये जो स्कीम्स है वो 5 ईयर के लिए इसका टाइम पीरियड है, और ये लगभग 6 से 8 एडिशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन से डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ इंडिया में जितनी भी जो सेल्फ सफिशिएंट और फैसिलिटीज डोमेस्टिक लेवल पर है उस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट जो है उसको हम कम करने के लिए इसको हम असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई है कि इसके लिए अगर हमें कोई फ़ंड देना है तो फ़ंड के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल भी बनाया जाएगा जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत काम करेगा। साथ ही साथ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो है वो कलेक्ट करेगा यूजर्स फीस को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, और उन्हें एसेट प्रोवाइड कराने का काम करेगा। सेल्फ सस्टेनिंग जो मैनर्स है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसमें DTI स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो जिनके जो प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे, और फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करने का काम भी ये एजेंसी करेगी। इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो इस प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस स्कीम्स में लगभग 75% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, द फॉर्म ऑफ जॉइंट इन एड, ग्रांट इन एड के तहत। ठीक है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ 25% जो प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग होगी वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट और जो इंडियन प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इसमें अगर 25% पैसे जो फंडिंग है उसको कहीं से लेने में असफल होते हैं, मार्केट से बोरो करने में असफल होते हैं, तो ये स्पेशल पर्पज़ जो व्हीकल है वो उस फंडिंग को वहाँ पर लेने का काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये इसका देखा, और इसका कवरेज हम देख लेते हैं। देखो, इसका काम ये है कि हम वर्ल्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को शेड्यूल करें, उसको बनाएं, और 2 डिफेंस इंडस्ट्री जो कॉरिडोर हैं वो भी इसमें काम है। देखो, ये स्कीम जो है ना वो डज नॉट रिस्ट्रिक्ट टेस्ट फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन एंड DIC, मतलब ये बिल्कुल भी ये जो स्कीम्स हैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करती टेस्टिंग फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, और उसके आगे हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार ने अभी हाल ही में 8 स्टेट्स में
इंक्लूडिंग तेलंगाना में स्टेट जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाए जाने के लिए अनाउंस किया है। फर्दर इसका जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और इसका एम क्या है, तो कोई एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है। इसका एम ये है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाया जाए फॉरेन जो डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस जो वेपन्स हैं उसमें, और इंडिया को एक सप्लायर के तौर पर एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और उसके बाद इसमें पिलर्स में कंपोनेंट्स क्या हैं, इस पिलर्स में कंपोनेंट्स में यही है कि जो हमारा जो DIC है यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा और इक्विपमेंट को जैसे जो पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, MSME और ये सारे के सारे इनको एनहेंस करने का यानी कि उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट है वो 2 डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, जिसमें एक होगा हमारा उत्तर प्रदेश में और दूसरा होगा हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, और तीसरा इसमें अगर हम देखें तो ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। देखो कॉरिडोर एक तरीके का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई चीज़ जैसे बनाते हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हमें कॉरिडोर बनाना है, तो उस एक पूरी लाइन में मतलब एक पूरा एरिया जो होगा वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड ही कॉरिडोर होगा, पूरा एरिया होगा। वहाँ पर आपका पूरा व्हीकल होगा, ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधाएं होंगी, पूरा रेलवे, ब्रिजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। तो ये पूरा एक कॉरिडोर बनाया जाता है जो उसी काम के लिए स्पेसिफिक काम में आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कवरेज करने की बात की गई है, तो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसमें तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सलेम और होसूर, ये सारे पार्ट उसमें आएंगे। और उसके बाद इसमें जो बिल्ड करने का जो काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट फैसिलिटीज़ हैं उनको एनकरेज करेंगे, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ होंगी, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ सेंटर बनाए जाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकेंडली यहाँ पर यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, तो ये आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ में इसमें 6 नोड्स जो है ना इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसमें कोलैबोरेट करेगी एंड विद अदर स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखो बूस्ट मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, हमें उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करना है जिसके माध्यम से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं इंडिया में, जो हम लोगों ने एक प्रमुख कारण बनाया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एक्सपेंड करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइवेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, और MSME स्टार्टअप्स और इनकी जो एनर्जी है, जो सिनर्जेटिस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वो हम कैसे उसको यूज़ कर पाएँ, और ये हमारा एक मेन काम है। और दूसरा सबसे मेन सिग्निफिकेंट ये है कि हम कैसे रिड्यूस कर पाएँ एक्सपोर्ट को, जैसे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है डिफेंस फील्ड में, हम इक्विपमेंट मंगाते हैं, जैसे कि आपको पता है राफेल हमने मंगाया है फ्रांस से। ठीक है, हमारा रसिया के साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिलेशन है, ठीक है, डिफेंस रिलेशन है, तो उस चीज़ को हम कैसे कम कर पाएँ, हम सेल्फ डिफेंस बन पाएँ, ये चीज़ भी काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। पॉइंट टू नोट यहाँ पर ये है कि जनरल बजट जो 2018-19 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2 डिफेंस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और उसी के तहत इनको यहाँ पर सेटअप किया गया है। ओके, सो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट जो हमारी थर्ड स्कीम है वो है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। देखो हाल ही में एक प्लान आया था कि हम लोग 2013 के समथिंग तक, 2014 के समथिंग तक हम लोग जो 5th ईयर है उसमें इसको फिनिश करेंगे। तो फर्दर ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें ये इंश्योर किया जाएगा जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें पेंशन ले चुके हैं, जो लीविंग कर चुके हैं, सेम रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें सेम लेंथ ऑफ सर्विस, और उन्होंने सेम लेंथ ऑफ सर्विस पे वर्क किया है, उनको रिगार्डलेस के लिए रिटायरमेंट डेट गेट अ यूनिफॉर्म पेंशन। तो उनको जो पेंशन जो मिलना चाहिए वो यूनिफॉर्म पेंशन मिलना चाहिए, मतलब सबको इक्वल पेंशन मिलना चाहिए जो सेम रैंक पर अगर रिटायर हो गए हैं उनको। ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये है कि जो उनके बीच में जो गैप है, जो ब्रिजेस है, उसको हम करंट और प्रीवियस जो एक्स बेनिफिट हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, ये एक मेन मुद्दा है। ORP का मतलब होता है सेम पेंशन फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस
एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ये कुछ एरियाज़ होते हैं, विल बी पेड फॉर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड ऑल विडोज इंक्लूडिंग वॉर विडोज विल हाउ एवर बी गिवन अ एरियाज ऑफ वन लंप ऑफ सम्स। ठीक है, तो इसमें इन चीज़ों को भी यहाँ पर इन्होंने शामिल करने की बात की है। और उसके बाद इसमें बात की गई है जितनी भी पेंशन्स दी गई हैं या दी जाएंगी वो रिफिक्स्ड की जाएंगी एवरी 5 ईयर्स इन फ्यूचर। मतलब 5 ईयर्स पहले से हम फ्यूचर के लिए इनको पहले से प्लान करेंगे। प्रायर और ORP जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको हम पेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो रिकमेंडेशन होगा उनका, तो जो पे कमीशन होता है उसके रिकमेंड के बेसिस पर ही हम उसको अलाउ करेंगे और उनको पे करेंगे। ORP सिस्टम विल नॉट कवर एम्प्लॉयज़ हु विलिंगली रिटायरमेंट। ORP सिस्टम बिल्कुल भी जो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके लिए ये उन्हें कवर नहीं करता, ये ORP जो स्कीम है। साथ ही साथ ये ORP जो स्कीम है वो एक्स सर्विसमैन पेंशन बेस्ड रिकमेंडेशन टू पे कमीशन एंड थर्ड द टाइम दैट दे रिटायरमेंट। ओके, और नेक्स्ट इसकी जो है तो हम देख ही चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट है प्रोवोक करने का। इंदिरा गांधी लेड द स्टेट ऑफ 1973 बांग्लादेश वॉर में जो हुए थे। ठीक है, तो ये इसमें हम लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट हमारा जो मिनिस्ट्री है वो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है। इसमें एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस जो स्कीम है उसके बारे में बात की गई है। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि 2021 से 26 के लिए अक्रॉस जो स्कीम, हम इसको अक्रॉस ही बनाएंगे। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड जो रिसर्च है, ऑब्जर्विंग है, सर्विस है, उसको फोर्थ फाइनेंस कमीशन और से लेकर के नेक्स्ट जो 2021 टू जो फाइनेंस कमीशन है उसने अप्रूवल दे दिया है और इस पर वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। मतलब इसमें जो भागीदारी होगी वो स्टेट्स और अदर जो एंटिटीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सारा का सारा खर्चा स्टेट नहीं करने वाले होंगे। ठीक है, तो इसके हम एम देख लेते हैं। इसका क्या एम है? देखो, एम है कि ये जो स्कीम जो होगी वो हमें प्रोवाइड कराएगी वेदर, क्लाइमेट, ओशियन फॉरकास्ट एंड सर्विस एंड अदर हैज़ार्ड रिलेटेड जो सर्विस है, जिसको इंश्योर करती है ट्रांसफ़र commensurate benefit and user them a various service like public weather service, agro meteorological services and aviation services, environmental monitoring services, hydrometeorological services, climate services, tourist pilgrimage, पावर जनरेशंस, वाटर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स, इन सबसे रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इस स्कीम्स के तहत दिए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को इनके तहत दिए जाएंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स सिंपल ये है कि ये रिसर्च कंडक्ट करने वाला और डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट को रियल टाइम में मेज़र करने वाला और हैज़ार्डस जो इवेंट्स होते हैं उनको मेज़र करने वाला एक मात्र क्लाइमेट सर्विस से रिलेटेड ये स्कीम्स होने वाली है। ठीक है, और इसमें एक्सटेंड करने की बात की गई है कि एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशंस और जो इनकॉर्पोरेटिंग जो होता है वेदर और क्लाइमेट मॉडल से रिलेटेड हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम उसको करेंगे। फील्ड कैंपेन आर अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट अ फिजिकल प्रोसेस। हम फील्ड कैंपेन करेंगे और लोगों को फिजिकली प्रोसेस करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे और हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स हम लोग तैयार करेंगे, डेवलप करेंगे एंड ऑपरेटिंग अ फोरकास्ट ऑल साइज। ठीक है, और इसके जो कुछ पिलर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, ये 9 सब स्कीम्स जो है उनको एक साथ कर करके हम लोगों ने अक्रॉस स्कीम्स को बनाया है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम्स है नेचर के लिए एंड वेल इंटीग्रेटेड IMD, IITM, NCMR, WF and INCOIS and cover the other weather and क्लाइमेट जो चीज़ें हैं वो उसके इसमें अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके कुछ और भी सिग्निफिकेंट है, जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें IMD शामिल है। IMD शामिल है, अपग्रेडेशन फॉरेस्ट, वेदर क्लाइमेट सर्विस है, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है। ये सारे के सारे इसमें क्या है
डिज़ाइन टास्क करने वाली ये स्कीम्स की कुछ मेन पार्टिसिपेट करने वाली एंटिटीज़ इसमें शामिल हो जाती हैं, संस्थाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। अब देखो इसका कवरेज क्या है, ये मल्टी ईयर अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे सब प्रोग्राम्स भी शामिल कर लिए जाते हैं और इसको 2017 टू 2020 के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये एक मेन हो जाता है। इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पर किया गया है कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन पुणे, ये सब भी इसमें कैरी आउट करते हैं, शामिल रहते हैं। इनका भी इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है नेशनल मानसून मिशन। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के स्कीम्स पूछ लेते हैं। दिस मिनिस्ट्री इज़ प्रेजेंटेड सेकेंड फेज़ ऑफ कॉमर्स। इसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट फेज़ पहले से ही चल रहा था, सेकेंड फेज़ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो इस स्कीम का नेचर क्या है? नेचर ये है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ओवरऑल जो हमारा नेशनल जो हमारी जो स्कीम है नेशनल मानसून मिशन, इस स्कीम में इम्प्रूव करने की बात की जाएगी कि मानसून को हम कैसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएँ इंडिया में ऑल टाइम स्केल्स पर। ठीक है, कैसे हम एक्यूरेटली लोगों को बता पाएँ कि इस टाइम पर बारिश होने वाली है, ये वेदर होने वाला है। इस चीज़ को हमें एफिशिएंसी इसको इम्प्रूव करने के लिए इस हमने मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशंस में जो होल कंट्री में जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उसको इसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें डेवलप्ड कटिंग एज डायनामिक मानसून फोरकास्ट सिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा, जिसका टर्म 1 से लेकर 10 डेज़ के बीच में होता है कि 1 से 10 डेज़ के बीच का जो शॉर्ट टर्म जिसको हम कहते हैं उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ एंड 10 to 30 डेज़ के बीच में हम मानसून को प्रेडिक्ट कर पाएँ। ये हमारे यहाँ पर मैकेनिज़्म रहेगा। मैकेनिज़्म फॉर प्रेडिक्टिंग एंड एक्सट्रीम लेवल का जो प्रेडिक्शन होता है उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएँ। ये सब हमारे यहाँ पर चीज़ें होने वाली होंगी। ठीक है, आगे इसमें हम पिलर और कंपोनेंट्स देखते हैं। पिलर्स एंड कंपोनेंट्स ये हैं कि दिस मिशन बिगन इन 2012 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया था ना। फर्स्ट टाइम ऑफ द ऑपरेशन कंटिन्यू इन 2017 में इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। देखो IITM पुणे ने इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया और इसको कोऑर्डिनेट करने का काम किया। लॉन्ग रेंज जो फोरकास्टिंग प्रोडिक्शन है, जैसे अमेरिकी मॉडल क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम के आधार पर किया जाता था और उसको ओशियन एटमॉस्फेरिक मॉडल सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट डेटाज, जो हमारे पास डेटाज होते हैं उनके बेसिस पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और शॉर्ट टू मिडिल रेंज का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग UK की जो यूनिफाइड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग करते थे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस स्कीम्स की कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं। क्या अचीवमेंट्स हैं मेजर? देखो सबसे पहले तो एडवांस प्रोडिक्शन सिस्टम को हम लोग डेवलप कर पाए, सीजनल प्रोडिक्शंस, एक्सटेंडेड रेंजेस प्रोडिक्शंस एंड वेरी हाई रेजोल्यूशंस एंड शॉर्ट रेंज प्रोडिक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर पाए। ये हमारा एंड रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट द स्किल ऑफ फोरकास्ट स्पेशली शॉर्ट टू मीडियम रेंज हैज़ बीन नोटिस्ड। एंड जो साइक्लोन्स जो आते हैं हमारे उनको हम ट्रैक कर पाने में सक्षम हो पाए एंड इंटेंसिटी जो प्रोडिक्शन की है वो काफ़ी हाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग प्रोडिक्शन कर पाते हैं इस मिशन के बाद। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मानसून मिशन डायनामिक मॉडल टू प्रिपेयर एन ऑपरेशनल सीजन। Okay, so forecast of monsoon rainfall and temperature during the hot and cold weather season over the India. एंड रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो जो सेकेंड फेज़ है 2017 टू 2020 के बीच में फोकस्ड ऑन एंटीसिपेटिंग एक्सट्रीम्स एंड डेवलपिंग मानसून फोरकास्ट बेस्ड एप्लीकेशंस। हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो एक्सट्रीम जो वेदर सिचुएशंस जो हैज़ार्डनेस होती हैं उनको भी हम प्रेडिक्ट कर पाएँ और एक्यूरेट एंड एफिशिएंसी के साथ उनको हम प्रेडिक्ट कर पाएँ। ऐसे हमें कुछ एप्लीकेशंस फोरकास्ट से रिलेटेड हैं वो हमें डेवलप करने होंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की
2 स्कीम्स हमने कंप्लीट की। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे ये वीडियोस आपको, मेरा लेक्चर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। So thank you so much watching this videos.